इमेजिन कीजिए, हिमालय की हद कंपा देने वाली ठंड, टेम्परेचर माइनस में, और सामने मौत खड़ी है। 1962 के भारत चीन युद्ध से ठीक पहले की 13 कुमाऊं के जवानों की ये कहानी साहस की आखिरी हद को दिखाती है। वहां खड़े मेजर शैतान सिंह और उनके बहादुर जवान, ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसी घटना थी जिसने आने वाले कल की आधुनिक भारतीय सेना की पूरी रूपरेखा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए। 141, सिर्फ 141 जवान, और सामने दुश्मन की एक विशाल फौज जो अचानक और हर तरफ से हमला कर रही थी। इन जवानों के पास ना तो मॉडर्न हथियार थे और ना ही वो उस बर्फीले मौसम के उतने आदी थे। फिर भी 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी ने क्या फैसला किया? पीछे हटना बिल्कुल मंजूर नहीं। उन्होंने प्रण लिया आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ने का। सेना के इतिहास में ये 141 का आंकड़ा कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस अदम्य साहस का प्रतीक है जिसे हमेशा अमर माना जाता है। तो आज के सफर में हम यही समझेंगे कि कैसे इस भारी बलिदान ने एक नई शुरुआत की। आज़ादी के बाद जो सेना ब्रिटिश धर्रे पर चल रही थी, उसने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करके एक विशाल आधुनिक शक्ति का रूप ले लिया। ये सफर सेना के आत्मनिरीक्षण और किसी भी विपरीत परिस्थिति से बाउंस बैक करने की एक बहुत ही शानदार कहानी है। लेकिन रुकिए, 1962 तक ये टकराव आखिर पहुंचा कैसे? चलिए इसकी टाइमलाइन देखते हैं। चीन ने सबसे पहले 1954 में अक्साई चिन पर अपना दावा पेश किया। 3 साल बाद 1957 में वहां एक हाईवे बनाने का ऐलान हो गया। टेंशन तब और बढ़ गई जब 1958 में एक भारतीय पेट्रोल टीम को उन्होंने बंदी बना लिया। ये सीमा पर बढ़ती हुई गर्मागर्मी आखिरकार नवंबर 1962 में रेजांगला जैसी भयानक लड़ाई में तब्दील हो गई। तो आप देख सकते हैं, ये अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि बरसों से सुलगती आग का नतीजा था। और इसी 1962 के युद्ध ने सेना की आंखें खोल दी। युद्ध से पहले सेना में लगभग 5.5 लाख ट्रूप्स थे और स्ट्रक्चर वही पुराना ब्रिटिश सिस्टम था। लेकिन इस टकराव के तुरंत बाद क्या हुआ? एक बड़ा शिफ्ट आया। फोर्स को बढ़ाकर सीधे 8.25 लाख जवान कर दिया गया। पहाड़ों की चुनौतियों को समझते हुए नई माउंटेन डिविजन्स बनाई गईं और सेना को बेहतर ताकत देने के लिए 7.62 मिलीमीटर की नई राइफल्स और लाइट मशीन गन्स शामिल की गईं। ये एक इमीडिएट और क्रूशल अपग्रेड था। बदलाव की ये लहर यहीं नहीं रुकी। 1975 की जनरल केवी कृष्णराव रिपोर्ट ने तो इस मॉडर्नाइजेशन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था। सेना को एक आधुनिक युद्ध लड़ने वाली वॉर फाइटिंग मशीन बनाना है। इस रिपोर्ट ने एक लॉन्ग टर्म रास्ता साफ किया, जिसके बाद सेना में नए और उन्नत हथियारों पर तेजी से ध्यान दिया गया। नए हेलीकॉप्टर्स, भारी तोपें, मैकेनाइज्ड व्हीकल्स, क्योंकि सेना अब तक समझ चुकी थी कि फ्यूचर की लड़ाइयां सिर्फ जवानों की गिनती से नहीं, बल्कि बेहतर तकनीक से जीती जाएंगी। और वहीं से शुरू हुआ सफर आज कहां पहुंच गया है? 1.1 मिलियन, यानी करीब 11 लाख पर्सनल। आज भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। इतना मैसिव स्केल, सोचिए जरा। लाखों जवान और हजारों व्हीकल्स वाली इस विशालकाय शक्ति को देखकर आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर इतने बड़े ढांचे को ग्राउंड पर इफेक्टिवली कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसका जवाब छिपा है सेना को छोटे छोटे एक्शनेबल हिस्सों में बांटने के तरीके में। यह किसी जायंट पजल की तरह है। सबसे ऊपर होती है एक विशाल एरिया कमांड के अंदर कॉर्प्स। एक कॉर्प्स के अंतर्गत आती हैं कई डिविजन्स, जिनमें लगभग 15,000 जवान होते हैं। फिर उसके नीचे आती हैं ब्रिगेड, जिसमें 3,000 से 5,000 जवान होते हैं। उसके बाद आती है बटालियन, जो करीब 900 जवानों के साथ मुख्य फाइटिंग यूनिट बनती है। इसके बाद कंपनी, प्लेटून और आखिर में सेना की सबसे छोटी यूनिट, एक सेक्शन, जिसमें बस 10 जवान होते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर ही इतनी बड़ी शक्ति को स्पीड और कोऑर्डिनेशन देता है। अब इतने बड़े ढांचे को एक साथ बांधे रखने के लिए एक मजबूत रैंक स्ट्रक्चर की सख्त जरूरत होती है ना? एक तरफ होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनकी शुरुआत लेफ्टिनेंट से होती है और टॉप पर जनरल या फील्ड मार्शल जैसी पोजीशंस आती हैं। दूसरी तरफ आते हैं हमारे जेसीओज और एनसीओज, यानी जूनियर कमीशन्ड और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जैसे नायक, हवलदार और सूबेदार मेजर। ये रैंक स्ट्रक्चर सेना की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। यही मेक श्योर करता है कि ऊपर बैठे जनरल का ऑर्डर ग्राउंड पर खड़े आखिरी जवान तक बिना किसी देरी के पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं कि इस विशाल फोर्स के मुख्य काम क्या हैं। प्राइमरी रोल तो बिल्कुल स्पष्ट है, देश की सरहदों की सुरक्षा करना और किसी भी बाहरी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना। लेकिन क्या आपको पता है, इनके सेकेंडरी रोल्स भी उतने ही क्रूशियल हैं।
देश पर बाढ़, भूकंप या कोई बड़ी आफत आने पर यही जवान सबसे पहले आकर लोगों की जान बचाते हैं। और सिर्फ देश में ही नहीं, सोमालिया और कॉन्गो जैसे जगहों पर यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी इस फोर्स ने दुनिया भर में शांति बनाए रखने का बहुत बड़ा काम किया है। ये वाकई गर्व करने लायक बात है। इस पूरी फोर्स का जो स्पेशलाइजेशन है ना, वो एकदम मशीनरी के पार्ट जैसा है। पूरी सेना को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं फाइटिंग आर्म्स, जैसे आर्मर्ड और इन्फेंट्री। ये वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो सीधे बैटल ग्राउंड पर दुश्मन का सामना करते हैं। दूसरे हैं सपोर्टिंग आर्म्स, जैसे आर्टिलरी और इंजीनियर्स, जो आगे बढ़ती फौज को बेहतरीन कवर और रास्ते प्रदान करते हैं। और तीसरे हैं सर्विसेज, जिनमें मेडिकल, ऑर्डिनेंस और पोस्टल शामिल हैं। ये वो वाइटल लोग हैं जो इस लड़ाकू मशीन को लॉजिस्टिक्स और मेडिसिन देते हैं, ताकि आगे वाला जवान कभी अकेला ना पड़े। जब बैटलफील्ड पर एक्सट्रीम हैवी पावर की बात आती है, तब एंट्री होती है आर्मर्ड वैनगार्ड की। हम बात कर रहे हैं T-90 भीष्मा और अर्जुन जैसे मेन बैटल टैंक्स की। आप इन्हें बैटलफील्ड के आधुनिक दानव समझ लीजिए। इनका भारी आकार, दुश्मन की मोटी किलेबंदी को तबाह करने की क्षमता और निशाना लगाने की आधुनिक तकनीक इन्हें मैदान का सबसे घातक खिलाड़ी बनाती हैं। सच कहूं तो ये टैंक्स जहां से गुजरते हैं, युद्ध का रुख वहीं से बदल जाता है। और जहां टैंक्स हैवी पावर लाते हैं, वहीं तेजी और फायर पावर का डेडली कॉम्बो लाती है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इनके BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल्स कोई साधारण ट्रूप कैरियर्स नहीं है। इनकी रफ्तार इन्हें बैटल ग्राउंड पर बिजली की तेजी से डिप्लॉय करती है। इनके ऊपर लगी एंटी टैंक मिसाइल्स और हैवी मशीन गन्स इन्हें बेहद डेंजरस बनाती हैं। ये यूनिट्स दुश्मन को संभालने का मौका तक नहीं देती और साथ ही इन्फेंट्री के जवानों को एक स्ट्रॉन्ग मोबाइल शील्ड भी देती हैं। अब जरा सेना के हथियारों की पहुंच देख लीजिए, जो वाकई हैरान करने वाली है। टैक्टिकल स्ट्राइक्स के लिए हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर तक है। उसके बाद आती है दुनिया भर में मशहूर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो करीब 290 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ढेर कर सकती है। और अगर बात दूसरे महाद्वीपों तक मार करने की हो, तो अग्नि सीरीज का कोई जवाब नहीं। इसकी रेंज 700 से शुरू होकर 8000 किलोमीटर तक जाती है। टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव, ये इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक ताकत है, जो दिखाती है कि सेना की सामरिक ताकत अब आसमान छू रही है। तो इस पूरे सफर को समझने के बाद एक आखिरी सवाल आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। एक ऐसी फोर्स जो ब्रिटिश एरा की बंदिशों में बनी, जिसने 1962 में रेजांगला की कंपा देने वाली ठंड में अपना लोहा मनवाया, क्या वो फ्यूचर के अनदेखे खतरों और आधुनिक साइबर वॉरफेयर से निपटने के लिए तैयार है? मॉडर्न वॉरफेयर का चेहरा रोज बदल रहा है। ये विशालकाय सेना अपने साहस और नई तकनीक के इस बेजोड़ कॉम्बिनेशन से भविष्य की चुनौतियों को कैसे ओवरकम करेगी? ये एक ऐसी डिस्कशन है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।